ग्रीक्स ने जो इतिहास लिखा, ग्रीक्स का इतिहास लेखन तिथिबद्ध रूप से लिखा गया पहला इतिहास लेखन है। इसलिए तिथिबद्ध, मैंने आपको बताया था इतिहास के जो टूल्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है समय। तो समय क्योंकि समय को बता रहे थे, इसलिए ग्रीक्स को ही इतिहास लेखन का पिता कहा गया। और खास करके जब हम हेरोडोटस की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने है, हेरोडोटस की बात कर रहे हैं, चाहे हम थ्यूसिडियस की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि जैसा कि पिछली क्लासेस में वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया गया था कि ग्रीक्स का जब पतन हुआ तो रोमन्स आ गए, और रोमन्स आए तो फिर रोमन्स ने इतिहास लिखना शुरू किया। तो रोमन्स ने जो इतिहास लिखना शुरू किया वो बेसिकली इनकी तरह दार्शनिक नहीं थे, वो फाइटर टाइप के लोग थे। इसलिए उन्होंने भी जो लिखा है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है लिवी। ये तो पहले ग्रीक्स के नाम है, हेरोडोटस है, थ्यूसिडियस है, ये जेनोफोन। ये जेनोफोन वही है जिसने बाद में कुछ पूर्व मौर्य काल और मौर्य काल का भी इसने जानकारी दी है। ये थ्यूसिडियस जिसने पेलोपोनेशियन वॉर की चर्चा की है, यानी स्पार्टा और एथेंस के बीच में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में हमको बताया है। ये नाम आ रहा है लिवी का। ग्रीक इतिहास लेखन के बाद दूसरी परंपरा शुरू हुई जिसको हम रोमन इतिहास लेखन या रोमन परंपरा कहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है इतिहासकारों में वो है लिवी, और जिसने रोम की हिस्ट्री लिखनी शुरू की। अब थोड़ा सा हम पूरब के बजाय, अब पश्चिम के बजाय पूरब के इतिहास की बात करते हैं। पूरब में इतिहास लेखन में दो परंपराएं, दो धाराएं हमको देखने को मिलती हैं। एक धारा चीनी धारा है, ये पूरब की धाराएं हैं। एक को हम चीनी कह रहे हैं, चीनी परंपरा, और एक को हम भारतीय परंपरा कह रहे हैं। भारतीय परंपरा ये वेद पुराणों से शुरू होती है और कल्याण तक लेते हुए हम पूरे मध्यकाल, प्राचीन काल और आधुनिक काल की बात करेंगे। और यहां पर ये सुमोचियन इनका नाम आता है। इनको हम चीनी इतिहास लेखन का पिता भी कहते हैं, सुमाचियन को। अब ये जो व्यक्ति है इब्न खल्दून, ये अरबी इतिहास लेखन का पिता है। अरबी इतिहास लेखन, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको अरबी इतिहास लेखन के बारे में एक बार चर्चा कर लें। दरअसल यहीं पे इस बात को कर लूं मैं, इस्लाम का उदय अरबी प्रायद्वीप में हुआ था, अरब प्रायद्वीप में, और 6वीं-7वीं शताब्दी से पहले इनके यहां भी अनुश्रुतियां चलती थी। लेकिन 7वीं शताब्दी में इस्लाम आ गया। जब इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ ही उदय हुआ तारीख लेखन का, तारीख लेखन। और यही तारीख लेखन कहलाता है क्या? इतिहास। मैंने आपको बताया था अभी, तारीख फिरोज शाही, तारीख हिंद, ठीक है, इस तरह की जो किताबें हैं। तो तारीख मतलब इतिहास, और तारीख लेखन को इस्लाम से जोड़ दिया गया, अल्लाह की सेवा करने से जोड़ दिया गया। बाद के काल में जब हम 8वीं 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बात करते हैं तो तारीख लेखन दो तरह से होने लगा, दो भाषाओं में मुख्य रूप से होने लगा। एक को हम अरबी कहते हैं और एक को हम तुर्की कहते हैं। ये दो भाषाओं में इतिहास लिखा गया। जो भारत आने वाली परंपरा है वो ये टर्की है, टर्किश। ये टर्किश पश्चिम एशिया वाले टर्क्स नहीं है, ये मध्य एशिया वाले टर्क्स हैं। तो ये इसलिए भारत में टर्किश ऑफिशियल लैंग्वेज बनती चली गई। एक भाषा का और विकास साथ में हुआ था जिसको हम फारसी कहते हैं। जब हम मुगल काल तक देखते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद, तो फारसी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनने लगी। तो अरबी, फारसी, टर्की, ये 3 भाषाएं थी जो इस्लामी इतिहास लेखन के अंतर्गत जिनमें कुछ भी लिखा जाना शुरू हुआ। और इसी तारीख की परंपरा में इसका सीधा प्रभाव हम अपने देश में मध्यकालीन इतिहास लेखन में पाते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास लेखन में एक परंपरा तो इस्लाम के अंतर्गत डेवलप हुई और एक परंपरा वो थी जो भारतीय इतिहास लेखन के अंतर्गत आ रही थी,
पहले से चली आ रही थी। तो ये दोनों परंपराएं हम एक बार टच करेंगे। अब आते हैं प्योरली भारत के संदर्भ में। प्योरली भारत का संदर्भ क्या कहता है, जरा इस बात में चर्चा करें। इस पर आने से पहले दरअसल आपने आधुनिक काल में पढ़ा है कि लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद या यूरोपीय उपनिवेशवाद आने लगा और यूरोपीय साम्राज्यवाद आने लगा। इसलिए उन लोगों में एक चीज ये डेवलप हुई कि जिन पर हम शासन कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जानकारी ले जाएगा, यानी एक तरह से शासितों का अध्ययन करना। जिन पर हम शासन करेंगे वो लोग हैं कौन, जरा उनके बारे में जाने, उनके इतिहास को जाने, उनको भूगोल को जाने, उनकी चीजों को जाने, लेकिन अपना हित सबसे ऊपर रखना है। इसी को कॉलोनिज्म कहते हैं, अपना हित सबसे ऊपर रखा जाए। इस परिपाटी से इन्होंने भारत को पढ़ना, भारत को समझना, भारत को लिखना प्रारंभ किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो हमारे यहाँ आप बीएससी एमएससी की डिग्री भी लेते हैं, उसमें हम अगर बॉटनी की बात करें, जूलॉजी की बात करें या किसी और सब्जेक्ट की बात करें, उन लोगों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। अभी मैंने एंथ्रोपोलॉजी की बात की थी, 19वीं शताब्दी उन लोगों ने शुरू की है, लेकिन उनका उद्देश्य कॉलोनियल था। उद्देश्य उनका अपनी बातों को फुलफिल करना था, अपने उद्देश्यों को फुलफिल करना था। अब इस पर आने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा यूरोपीय परंपरा को आपको समझा दूं। यूरोपीय परंपरा क्या कह रही थी? यूरोपीय इतिहास लेखन। इस यूरोपीय इतिहास लेखन का भारत पर असर आएगा। देखिए कितने तरह के इतिहास लेखन भारत में डेवलप हुए हैं, किस किस तरह से भारतीय इतिहास को देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, और आप अभी तक जो कुछ पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट था ओरिएंटल वर्सेस कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग, यानी जो अंग्रेजों ने लिखा या यूरोपियंस ने लिखा। दूसरे नंबर पर आया राष्ट्रीय इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी। जब भारत में राष्ट्रवादियों का उदय हुआ, नौरोजी, तिलक, लाला लाजपत राय जैसे लोग आए, सावरकर जैसे लोग आए, इन लोगों ने जो लिखा उसको हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कह रहे हैं। तीसरा बिंदु आया जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के जिन लोगों ने भारत के संदर्भ में इतिहास लिखा है, आप लोगों ने खूब लोगों के नाम सुने हैं। रोमिला थापर का नाम आपने सुना है, बिपिन चंद्रा का नाम आपने सुना है। तो ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहते हैं इसको हम। चौथा बिंदु आता है रीजनल हिस्ट्री राइटिंग, जैसे अभी मैंने नाम लिया था कर्नल जेम्स स्टॉट। ये रीजनल हिस्ट्री राइटिंग, ये ज्यादातर सारी चीजें अंग्रेजों ने शुरू की, राष्ट्रवाद को छोड़ करके बाकी उन्हीं का है सब। और पांचवा बिंदु आता है सबाल्टर्न इतिहास लेखन, आम आदमी का इतिहास लेखन। छठा बिंदु यहां पर लिखा हुआ नहीं है, जो मैं बता देता हूं, उसको कहते हैं हॉलिस्टिक स्कूल, समग्र इतिहास लेखन या सोशलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। भारत में इस तरह से इतिहास आज तक लिखा जा रहा है आधुनिक काल में, और इन एंगल से ही हम पीछे का इतिहास देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से ज्यादातर अंग्रेजों ने लिखा। अब क्या था, यूरोपीय क्या परंपरा डेवलप हो रही थी, अर्थात 15वीं 16वीं शताब्दी से, क्योंकि यहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं, उनका असर क्या क्या पड़ेगा। देखिए यहां पुनर्जागरण हुआ, इसका असर इतिहास पर पड़ा। यहां प्रबुद्धवाद हुआ, इसका असर इतिहास पर हुआ। ह्यूम जैसे इतिहासकार आए, इन्होंने इंग्लैंड का इतिहास लिखा प्रबुद्धवादी दृष्टिकोण से। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर बहुत तरह के विचारक आए जिन्होंने इतिहास को प्रभावित किया, जैसे रांके, पूरे स्कूल का नाम ही बोला जाता है रांके स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। ये बर्लिन में थे और इन्होंने जो जिस तरह से इतिहास लिखा, 30 इनके अनुयायी थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने जो इतिहास लिखा उसको रांके स्कूल बोलते हैं। और इसके बाद आदर्शवादी इतिहास लेखन, प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, कॉलोनियल इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी। बस सबसे ज्यादा प्रभाव इसका आना है। सबसे ज्यादा इतिहास लेखन में प्रभाव कॉलोनियल का आएगा, यानी मार्क्सवादियों का आएगा। अब जरा इस जो हमारा क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, वो इस पर बेस्ड होता है।
और एक इन दोनों पर। ये कई बार आ चुका है। अगर आपको इसका आइडिया क्लियर नहीं है और आपको इसके संदर्भ में कितने भी फैक्ट्स पता हो तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इसके कंसेप्ट को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो वन बाय वन हम इन बिंदुओं को दें। ये अप्रोचेज एंड हिस्ट्री राइटिंग की। सबसे पहले हम कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग को समझे। कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग क्या है, इसको हम एक्चुअली भारत में जब अंग्रेज आए, यूरोपियंस जब भारत में आए तो दो तरह से इतिहास और दो तरह से इस देश को समझा गया। एक तो कॉलोनियल तरह से और दूसरा प्राच्यवाद की तरह से। प्राच्यवादी रूप और कॉलोनियल रूप। आप लोगों ने सुना होगा आंग्ल प्राच्य विवाद, आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया होगा। आंग्ल प्राच्य विवाद, जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन्होंने दो दृष्टिकोण, यूरोपियंस जो थे उन्होंने दो दृष्टिकोण अपनाए। 1784 में कलकत्ता में एक संस्था बनाई गई थी जिसे कहा गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो विलियम जोन्स ने बनाई थी। नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, नाम ही क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी ये वो सोसाइटी है जो पूरब का अध्ययन करेगी। तो जो पूरब का अध्ययन करने वाले लोग थे इन्हें प्राच्यवादी या इंडोलॉजिस्ट कहा गया। प्राच्यवादी या इंडोलॉजिस्ट कहा गया। जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर भी इसी में आते हैं, विल्किंस इसमें आते हैं। जिन लोगों ने भारतीय इतिहास का, भारतीय वेदों का, पुराणों का, महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र का, श्रीमद् भगवद गीता का, इन ग्रंथों का अनुवाद किया और इनको यूरोप तक पहुंचाया, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे पहले हमारे ग्रंथों का अंतरराष्ट्रीय प्रसार या यूरोपीय क्षेत्रों में प्रसार नहीं था। ये लोग उसको यूरोप में ले गए। हम इस बात के लिए इनके ऋणी हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब दूसरा पक्ष देखें, ये कॉलोनियल पक्ष है। इसमें ज्यादातर कैम्ब्रिज विद्वान थे, कैम्ब्रिज स्कॉलर्स। ये कैम्ब्रिज स्कॉलर्स क्या होते थे? जिनका संबंध कैम्ब्रिज विचारधारा से या